शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आज अपन शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगभग 90% रोगों का जो मुख्य कारण है वो है पित्त दोष। पित्त दोष से ही सारे रोग शुरू होते हैं। अब ये पित्त दोष क्या है, इसको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया ना तो ये जो गैस और कफ दोष है ये भी इसी की संतान है। ये बाद में होती है, पहले पित्त दोष होता है। पित्त दोष कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्या उसका निवारण है, तो वो आपको अच्छी तरह समझना है। इसको आप थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे तो सारे रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था वात रोग में सिर्फ एक ही है गैस और इसमें है 7 रोग। बाकी जितने भी रोग जिसका भी नाम लेंगे उस सारा रोग इस पित्त दोष में आता है। पित्त दोष के लक्षण मैंने आपको बताए थे, मुख्य लक्षण 3 हैं। एक है जलन, बॉडी में किसी भी हिस्से में जलन हो तो माना पित्त दोष बढ़ा हुआ है। दूसरा खट्टी डकारें, तीसरा है शरीर में भारीपन। ये इनके लक्षण हैं। अब इनके मेन आते हैं कारण। इनके कारण 7 है और वो 7 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको समझने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को इन 7 कारणों में से कोई न कोई एक कारण तो अवश्य ही है। किसी को 2 कारण भी हो सकते हैं, किसी को 3 भी हो सकते हैं, किसी को 4 भी हो सकते हैं, किसी को 5, किसी को सारे कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों से ही पित्त दोष बढ़ता है। अब वो कारण कौन से हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और उनको अगर जीवन में आप उतारेंगे तो आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, कोई रोग नहीं बचेगा। तो मैं एक एक कारण को लेता हूं और एक एक कारण अच्छी तरह से आप समझते जाइए। पित्त दोष बढ़ने का जो पहला कारण है वो है गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक और शक्कर। ये कैसे पित्त दोष बढ़ाते हैं इसको आप समझिए। लाल मिर्च सबसे गरम में गरम है, जलन पैदा करने वाला, पित्त दोष बढ़ाने वाला सबसे यही है। इसका अगर एक्सपेरिमेंट देखना है तो घर में जो आपके लाल मिर्च रखे वो थोड़ी सी चुटकी उठाइए और ये हाथ पैर पर रख के और मसलिए, क्या होगा? जलन होगी। इससे नरम और म्यूकस मेम्ब्रेन ये अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जब इससे संपर्क में आएगी तो अगर एक दिन, एक सप्ताह, 1 महीने या 1 साल तक तो चल जाएगा, अगर लगातार चलाना तो अंदर ये छाले कर देगी। अल्सर, एसिडिटी बढ़ाने का मुख्य कारण लाल मिर्ची का अधिक सेवन। दूसरा है नमक और शक्कर। नमक का काम है ओवर ईटिंग कराना। ओवर ईटिंग सब रोगों की जड़ है और कब्ज पैदा करने की जड़ है। नमक से स्किन डिजीज होती है और रक्त खराब होता है और बीपी नमक से होता है। तो नमक और शक्कर से आपके कैल्शियम अंदर जो बॉडी में है वो चूस करके खींच लेता है। वो आपका कैल्शियम जो चूसता है खास करके हड्डियों से और दांतों से। जिनको भी दांतों के रोग हैं या होंगे, केवल उसमें 3 चीज जवाबदार है। एक शक्कर, जो बच्चा, जो बड़ा, जो व्यक्ति शक्कर और शक्कर से बनी वाली चीजें खाता है, माना समझ लो उसको दांतों का दर्द और मसूड़ों का दर्द अवश्य होना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आज नहीं तो कल। नंबर 1 दांतों को फिर जो डैमेज करने वाली चीज है वो है जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, उसमें एक कण भी
अगर दांत और मसूड़ों के बीच में फंस जाता है बारीक से बारीक भी, वो अंदर दीमक की तरह मसूड़ों के जरिए जा करके रूट कैनाल तक पहुंच जाता है। और दूसरा जो दाढ़ है उसमें ऊपर से छेद होता हुआ कैविटी बन जाती है, जो भोजन खाते हैं वो सीधा टच उससे होता है, और जैसे उसे टच हुआ तो आपका दांत में दर्द इतना होगा तो आपको खड़ा होने नहीं पड़ेगा। तीसरा है एसिडिक फूड का ज्यादा लेना, तो दांतों की सफाई और शक्कर का कम, एसिडिक फूड कम, ये दांतों का। अब ये नमक हो गया, शक्कर हो गया, लाल मिर्च हो गया, गरम मसाले। जो भी व्यक्ति गरम मसाले बाजार के जो पैकेट आते हैं वो अगर खाएगा, सुबह दूसरे दिन टॉयलेट में उसकी जलन महसूस होगी और बदबूदार वो टॉयलेट निकलेगा। ये खुद आजमा के देख लीजिए। तो ये 4 जो है ये एसिडिटी, जलन बढ़ाने का पहला कारण है। अब दूसरा कारण है नशीलीदार वस्तुओं का सेवन। नशीलीदार वस्तुएं कौन सी है? नंबर 1 चाय, दूसरी कॉफी, तीसरा तंबाकू, चौथा अल्कोहल। चाय क्षणिक आपको माइंड को स्फूर्ति देती है, परंतु नर्वस सिस्टम और डाइजेशन पावर को वीक कर देती है और एसिडिटी बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें टेनिन, दूसरा शक्कर और तीसरा मिल्क, ये तीनों नुकसान करने वाली चीजें हैं। तो इसके जगह आप अदरक नींबू शहद लीजिए, जो तीनों फायदे करने वाले हैं। काफ़ी चाय की बड़ी बहन है, उसमें कैफीन नामक का पॉइजन रहता है, जो आपको अंदर जो ये एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर ब्राउन कलर की लेयर लगा देती है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, चाय जो बनाते हैं हम कपड़े में छानते थे, कपड़ा धोकर सुखाने रखते थे, फिर उसी कपड़े में छानते थे और उसका कलर कितना भी धोते थे ब्राउन हो जाता था। तो ये अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये चाय और कॉफी से अंदर उसमें लेयर जम जाती है, तो जो सीक्रेशन है वो निकलना बंद हो जाता है। तो चाय और काफ़ी नशीलीदार चीज़ें हैं, ये हमें नहीं लेनी। तीसरा है तंबाकू। जो व्यक्ति तंबाकू खाता है या गुटखा खाता है या तंबाकू वाली चीज खाता है, उसका मुंह जो है ना अभी अपना इतना खुल रहा है, तो उस व्यक्ति का इतना ही खुल पाएगा बस, और मुंह का अंदर कैंसर तो निश्चित है। ये जो भी तंबाकू का सेवन करता है किसी भी तरह से उसको ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल माना दारू। जो व्यक्ति अल्कोहल का आदी हो जाता है उनका लिवर और लंग्स ये दोनों डैमेज होते हैं। और तीसरा नर्वस सिस्टम उसका इतना दुर्बल हो जाता है, वो क्या बोलता है उसको याद नहीं रहता है, पूरा कमजोर और चल फिर भी नहीं सकता। तो अल्कोहल, ये जितनी भी दवाई हैं सब अल्कोहल से बनती हैं। जो व्यक्ति दवाइयाँ खाता है माना समझ लो अल्कोहल अंदर ले रहा है। तो कोशिश करो जो आर्टिफिशियल एलोपैथी की दवाई हैं जितना कम ना के बराबर उतना अच्छा है। नेचुरल औषधियाँ लीजिए वो अच्छा है। उसके बाद तीसरा कारण है मांस, मछली, अंडा। ये हमारा आहार नहीं है। ये जैसे ही अंदर जाता है तो बड़ी आंत में कोलोन में कैंसर करता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है या बड़ी आंत में छाला रहता है वो इसी से होता है। और ये डाइजेशन पावर वीक करता है, क्योंकि इसको डाइजेशन में बहुत ही जीवनी शक्ति खर्च होती है, बड़ी मुश्किल से ये डाइजेस्ट होते हैं। और ये इसमें एक पॉइजन रहता है, वो पॉइजन कैसे अंदर बनता है, कैसे तैयार हो जाता है, जब किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी होती है और उसको मालूम पड़ जाए कि मेरे साथ अनहोनी होनी है, तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उस डर के कारण जो हमारी जो किडनीज हैं उसके ऊपर एक सुप्रामिनल ग्लैंड्स रहती है, उसमें एक में से हैप्पी हार्मोन निकलता है, एक में नेगेटिव हार्मोन निकलता है। हैप्पी हार्मोन जब प्रसन्नता आती है तो हैप्पी हार्मोन निकलता है, और जब नेगेटिव अंदर हार्मोन निकलता है तो वो पॉइजन पैदा करता है। अगर उसको मालूम पड़ गया कि मेरे साथ अनहोनी है तो उसको डर हो जाता है, तो जैसे इस जानवर को ले जाते हैं काटने के लिए तो उसमें वो पॉइजन पैदा हो जाता है। वो पॉइजन पूरे मांस में फैल जाता है, पूरे ब्लड में फैल जाता है। जब वो कट के आ जाता है वही मांस
हम जब अग्नि पे चढ़ा के देते हैं तो उसकी और कई गुना बढ़ जाती है। और वो जब हम खाते हैं वो केवल उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के उसी की टेस्ट लेते हैं, मांस की नहीं लेते। मांस को आप कच्चा खाइए, भगवान ने सबको जो जिसको भी जाने, इवन जो मांसाहारी प्राणी है उनके लिए भी भगवान ने कच्चा ही कहा है खाने के लिए, वो कभी अग्नि पे नहीं बना खाते। तो अपन खाएंगे नहीं कच्चा, और ये अपन जो मिर्च मसाला डाल कर करते हैं ये तकलीफ देता है। तो कोलोन कैंसर से बचना है, डाइजेशन पावर वीक करना है, उससे बचना है, और अपनी लॉन्ग लाइफ स्वस्थ रहने की बजाय जल्दी बीमार होना है, तो फिर इनसे आपको हटाना, मांस मछली अंडा, ठीक है। उसके बाद चौथा कारण जो है वो बहुत ही मुख्य और मेन कारण है। बस चौथे कारण को अगर आपने समझ लिया ना तो समझ लीजिए कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे और रोगों से भी मुक्त रहेंगे। वो चौथो कारण जो सब में है, मेरे में भी है, मैं भी करता हूँ। वो चौथा कारण क्या है उसको आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, और आपको स्वयं भी उसके लिए समझना है, क्योंकि वही रूट काज ऑफ ऑल डिजीज का है। वो चौथा कारण है पक्व आहार का अधिक सेवन, अपक्वार फल सलाद का अभाव। अब इसको अगर आप थोड़ा कहेंगे तो मैं अच्छी तरह समझा देता हूं। जो आहार हमारा है वो दो प्रकार का है, एक है अल्कलाइन आहार, दूसरा है एसिडिक आहार। अल्कलाइन आहार माना क्षारीय आहार, माना ठंडक पहुंचाने वाला, जो भरपूर विटामिन मिनरल रफेट एंजाइम से युक्त है। दूसरा जो एसिडिक है वो अम्लीय आहार है, जिसमें एक भी पोषक तत्व जिंदा नहीं है, केवल रोग पैदा करता है, और दूसरा मन को स्वाद देता है, और तीसरा बॉडी का लुक अच्छा करके और पर्सनालिटी बनाता है। बस इसका ये कार्य है। ये भी लेना अनिवार्य है, ऐसा कि नहीं लेना है, वो भी लेना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। क्योंकि मन को जो मन का आहार नहीं देंगे तो वो अपोज करेगा, और बॉडी को थोड़ा अच्छा लुक दिखना चाहिए तो उसके लिए वो एसिडिक चाहिए। अब जो अल्कलाइन आहार है वो शरीर के स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, मन को स्वस्थ तेजो में रखने वाला है। अब क्यों? क्योंकि हमारी मेडिकल के हिसाब से हमारा सारा स्वास्थ्य वो डिपेंड है हमारे रक्त के ऊपर, और मेडिकल के हिसाब से ये रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। और रोज रक्त जो है वो बनता है भोजन से, तो हमें उसको 80% रोज अल्कलाइन भोजन देना है और 20% एसिडिक। कब से? जब से आपका ग्रोथ हो चुका है पूरा और 20 साल उम्र हो गई है, तब से ये देना है। अगर ये नहीं दिया तो उसी 20 और 21 साल से आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाएंगे, और उसका इफेक्ट उसी टाइम होना शुरू हो जाता है। फिर वाइटल पावर अच्छा होने के कारण हम टालते रहते हैं, या हल्की से हल्की मेडिसिन लेकर के या कुछ करके चलाते रहते हैं, परंतु बीज रोग का वहीं से अंदर हो जाता है। तो कोशिश ये करें 80% अल्कलाइन आहार और 20% एसिडिक आहार। ये अगर लेंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक। और मन भी संतुष्ट रहेगा, क्योंकि मन को भी चस्का स्वाद चाहिए, और शरीर को लुक देखने के लिए भी चाहिए। शरीर में कमजोरी भी नहीं आई, ताकत बनी रहे, वो भी चाहिए। तो इसलिए दोनों भोजन आवश्यक हैं, 80% अल्कलाइन, 20% एसिड। बच्चे हैं उसको आप एसिडिक फूड ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल है, उनका ग्रोथ होना है। परंतु आजकल उनको भी 50-50% देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल बच्चे भी जो है इतना फास्ट फूड खाते हैं कि वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको भी कम से कम 50-60% भले कुक डाल दीजिए, परंतु 40% तो जरूर अनकुक्ड फल फ्रूट सलाद दीजिए, तो आपका बच्चा स्वस्थ और सुंदर और सुडौल रहेगा। अब सवाल है कि रूटीन कैसे बनाएं, भोजन किस तरह से लें कि बॉडी में 80% भोजन जाए
और 20% हो जाए। तो अलग अलग रास्ते हैं, मैं एक बीच का रास्ता बता देता हूँ, परंतु ये फॉलो करना इस शिविर के बाद घर में जाके। सबसे पहले तो सुबह जितनी भी आपकी मन की शरीर की कैपेसिटी हो, नींद से उठने के बाद जितना भी आप फास्टिंग कर सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, जितनी भी आपकी क्षमता उतना ज़रूर कीजिए। उसके बाद जो पहली जूस रहेगी वो रहेगी क्लींजिंग जूस। माना पेट को साफ करने के लिए, पूरे शरीर को साफ करने के लिए क्लीनिंग जूस आपको लेनी है। और वो भगवान हर ऋतु के अनुसार देता है। वो इसलिए देता है कि उम्र 20 साल से ऊपर हो जाती है तो वाइटल पावर कम होना स्वाभाविक है, और होता भी है, क्योंकि एज फैक्टर सबके साथ लागू है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो जब एज फैक्टर कंप्रोमाइज उसके साथ नहीं है तो फिर हमें जैसे एज बढ़ती जाती है तो आगे चल के हमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भगवान बोलता है तो मैं आपको हर ऋतु में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और जो गंदगी निकालने के लिए आपका वाइटल पावर कम हो रहा है, तो मैं हर ऋतु में आपके पास भेजता हूँ। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आपको आंवले देता है। आप रोज ताजे 4 आंवले लीजिए, काट लीजिए, गुठली अलग कर दीजिए, काट के मिक्सी में डाल दीजिए, आधा गिलास पानी और 5 ग्राम अदरक मिक्स करके छान करके रोज पीजिए। आपका बढ़िया पेट साफ हो जाएगा, मस्त पेट साफ हो जाएगा आंवले से, आंवला। और उसके बाद अप्रैल से जुलाई तक बेल फल आता है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, कड़क रहता है। वो एक बेल फल लीजिए, उसको जमीन पे गिरा करके फोड़ दीजिए, अंदर का आपका ऑरेंज कलर का गूथा निकलेगा, बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। उस गूथे को लेकर के भगोने में पानी ले लो और उसमें मस लिए, कड़वी गुठली होगी वो निकाल दीजिए। बाकी थिक बनेगा, शेक टाइप बनेगा, वो मीठा रहता है। और मीठा करना चाहें तो शहद या गुड़ मिला सकते हैं। वो 1 गिलास अगर आपने पिया दूसरे दिन सुबह 8 बजे से पहले, आपके अंदर जो एमेबाइसिस कीटाणु है जिसके कारण मल किस्तों में निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, वो म्यूकस, चिकनाई, आम, इन सब को चाट फूट करके और मल को बांध करके केले की तरह बल्क क्वांटिटी में निकालेगा मिनटों में। ये प्रैक्टिकल में आजमाइए। आंवला एक बार अगर आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ये सबको इफेक्ट करके दिखाएगा। ये इतना बढ़िया है। बेल फल, ये आप बेल फल है। बाकी टाइम आपको करेला है, करेला 1 ले लीजिए, चीरा दे करके कटिंग करके मिक्सी में डाल के उसका जूस निकाल के लीजिए, वो आधे घंटे के अंदर पेट साफ करेगा। उसमें शक्कर नहीं, गुड़ या शहद, गुड़, अभी शुगर का बताया मैंने। अच्छा, नहीं, ये आप ले सकते हैं। या फिर और है, ग्रीन जूस लीजिए, पेठे का जूस लीजिए, और कोई जूस लीजिए जो क्लीन। परंतु ये प्रकृति तीनों जूस हर ऋतु में आपको पास भेजती है। ठीक है, अब आप आ जाइए, ये क्लीनिंग जूस हो गया। उसके बाद आपका ये डाइजेशन पावर सही रहे, उसके लिए गाय के फटे दूध का पानी, डाइजेशन पावर सही रहे, अपच आपका न रहे, एसिडिटी कम हो जाए, जलन कम हो जाए और लिवर स्ट्रांग हो जाए, गाय के फटे दूध का पानी। एकमात्र प्रभु ने यही औषधि दी है जो वो लिवर को स्ट्रांग कर सकती है। लिवर के लिए अभी किसी पद्धति में कोई मेडिसिन बनी नहीं है। सराउंड में दूसरी देते रहते हैं और फिर भी लिवर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। आप ये गाय के फटे दूध का पानी लेते रहेंगे, आपका लिवर स्ट्रांग होगा और डाइजेशन पावर बढ़िया होगा, और हर प्रकार के जो बुखार हैं वो आएंगे नहीं, आएंगे तो भी वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बुखार का आना माना लिवर का दुर्बलता। और ये कैसे बनाया जाता है? 250 ग्राम दूध लें, गैस पे गर्म करने रखें, जब उबलने लगे तो उसमें नींबू निचोड़ दिए, फट जाएगा,
छान करके उसका पानी लीजिए, पनीर घर में स्वस्थ रखिए। परंतु जब भी लें गौ माता को प्रार्थना, उनसे आशीर्वाद लेना, और जब आपका ठीक हो जाए फिर नहीं लेना। नींबू नापता ना, नींबू, ठीक है। ये आपका डाइजेशन पावर अगर सही है, पाचन शक्ति सही है, अंदर सफाई सही है, तो कोई रोग ही नहीं है। अब रहा दूसरा, मैक्सिमम लोगों को चाय और दूध की आदत है गरम गरम, वो दोनों नुकसान करते हैं। तो उसके जगह अदरक, नींबू, शहद, कुनकुने पानी में लीजिए, ये तीनों दोषों को ठीक करेगी, वात पित्त कफ। अदरक वात दोष को ठीक करती है, नींबू पित्त दोष को ठीक करता है, और शहद कफ दोषों को, और चाय का भी स्वाद मिलेगा। ये आपके रहेंगे सुबह 3, अगर ये लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा आता है, वो जूस आता है रोग के अनुसार, माने जिस जिसको जो रोग है उसके लिए। भाई जैसे किसी को डायबिटीज है तो करेले का जूस, रक्त की कमी है तो व्हीट ग्रास जूस, कैंसर है तो व्हीट ग्रास जूस, और ज्वाइंट्स पेन है, यूरिक एसिड के कारण है तो आलू का रस या ककड़ी का रस या मेथी दाने का पानी, और आलू या पटाटो मेथी का पानी। मतलब जिस जिसको जो भी रोग है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, 2 धाराओं में बह रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, प्रोस्टेट हो रहा है, तो उसका फ्लो तेज करने के लिए मूली का रस पत्तों से, और अंदर उस पैसेज में सूजन आ गई है तो पाइनएप्पल का रस, उसमें लहसुन डाल के। पाइनएप्पल का रस थायराइड के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि उसमें आयोडीन ब्रोमीन है। अगर कोई पाइनएप्पल का पेस्ट ले तो उसको बहुत रिजल्ट मिलेगा। पाइनएप्पल जूस थायराइड के लिए, थायराइड के लिए एक सिंगाड़े आते हैं और दूसरे ये आते हैं, ये दोनों थायराइड की महान औषधियां हैं। और उसके बाद सर पाइनएप्पल में लहसुन डाल के थायराइड ले सकते हैं। ना ना पूजा માટે थायराइड માટે पाइनएप्पल और पाइनएप्पल का रस और सिंगाड़े जो आते हैं ना, ये भाइयां खट्टे और गोल बाद में खड़ी रहते हैं, काले वाले आते हैं, कच्चे वाले उसका जो शेप है ना वो हमारी थायराइड ग्लैंड के बराबर है। हाँ, चिंगारा है क्या उसको? सिंगाड़ा काला वाला आता है, इसका क्या बनेगा? इसका थायराइड के लिए अच्छा है। थायराइड खाने घोड़ा का रस सिंगाड़े आते हैं, ये आते हैं जब चले पाते और बाकी लोग कटिंग करते हैं वो वो जमीन से ज्यादा पानी में रहते हैं, घोड़ा ने पान बड़ा लाइन। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, चौथा जूस आपको जो जो रोग है उस रोग के अनुसार लेना है। बीपी अगर है तो कोई भी जूस ले रहे हो उसमें कच्ची लहसुन या अदरक डाल लीजिए तो आपका बीपी डाउन हो जाएगा। पेठा का अच्छा है जो पेठा। एसिडिटी है तो एसिडिटी के लिए 4-5 है जूस। एक तो है फटे दूध का पानी, दूसरा है पेठे का रस, तीसरा है लौकी का रस, हटे का दूध, चौथा पेठे का रस। संतरे का रस, पांचवा ये आपका पालक का रस। ये सब सब्जियों के जितने भी रस हैं वो एसिडिटी को कम करते हैं, डाउन करते हैं। ना ना चार एक हटे दूध, પછી સંતરા, પછી लौकी का रस, દૂધીનું, पेठे का रस, પેઠે એટલે हाँ, पेठा, लौकी का रस લૌકી ને દૂધી ને और ये ककड़ी का रस। और एसिडिटी को चाहिए तो दूध ठंडा बर्फ वाला भी कम करता है, तो वो पीते नहीं है इसलिए वो नहीं लेना, इसलिए वो मैं बता नहीं। कोला आपने लाल कोला है, ऑरेंज की सफेद क्या कोला कोई सा भी, कोई सा, ठीक है। और बीपी के लिए क्या बोला? ब्रेन का प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आती हो तो प्याज का रस। ખાલી પ્યાજ ને प्याज खाली प्याज शहद तो शहद डाल के शहद डाल के अरे क्या रात को रात को शाम को। ચાર વાર आगे चलें। एक मिनट अब ये 4 टाइप के जूसेस ये आप घर में फॉलो करिए। सुबह क्लीनिंग जूस,
उसके बाद डाइजेशन पावर इंप्रूव करने के लिए, तीसरा आपका जिनको चाय और दूध की आदत है उसके जगह अदरक नींबू शहद, चौथा रोग के अनुसार। बस 4 जूस 1-1 घंटे की गैप से लेना है। और उसके बाद अगर आपको नाश्ता करना है तो केवल सीजनेबल फ्रूट और कोई चीज़ नहीं, जो जिस सीजन में। अब इस सीजन में अंगूर है, तरबूज है, संतरा है, पाइनएप्पल है, मौसमी है, पपीता है, केला है, जो आपको सीजनेबल में सस्ते फ्रूट मिले और बहुत सारे ढेर सारे मिले वो ही लेना। क्यों कि उन्हीं में ही औषधि गुण रहते हैं। जो अभी आने वाले हैं या जाने वाले हैं वो महंगे भी रहते हैं और औषधि गुण भी कम रहते हैं। जब ये सस्ते हो जाए और बल्क क्वांटिटी मार्केट में दिखे, भाई ठेले भर के आ गए बहुत, वो आपको औषधि गुण पाएगा और सस्ते भी मिलेंगे। ये बोलते हैं औषधि। ये इसमें फ्रूटों में आपको केवल विटामिन ही मिलेंगे। हाइब्रिड ज्यादा होता है, हाइब्रिड कोई भी पेस्टिसाइड लगाओ लगने दो, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। केवल फलों को ऊपर से धो करके सेवन करना। जितने भी पेस्टिसाइड डालते हैं उसका उद्देश्य ये रहता है कि जो अंदर खेतों में कीट रहते हैं वो उसको नाश कर देते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो उसके लिए वो ऊपर लेयर लग जाती है, धोने से मैक्सिमम वो निकल जाती है, अंदर बहुत कम जाती है। और अगर जाती भी है तो उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? आपके गेहूं में भी तो कीटनाशक है, आपके चावल में भी है, ज्वार में भी। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें नहीं डालते हैं? इनके अलावा चारा है नहीं। और जब इसको गर्म करते हैं तो और कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो अपन फलों खाने के लिए तो जरूर पूछते हैं साहब उसमें पेस्टिसाइड है। और जब वो अनाज आता है, आलू वगैरह आते हैं, उसके समोसे बना के खाते हैं, प्रेम से खाते रहते हैं, कभी नहीं बोलते साहब इसमें कीटनाशक नहीं है, और जबकि उसमें सबसे ज्यादा रहते हैं। तो फलों और इसमें कुछ भी मत करिए, जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसकी भले से हो रहा है। पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, डालने दो, अपना काम है बस धो करके, या जो सब्जियों के बड़े ऊपर छिलके हैं वो उतार के सेवन करो, बस, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये आपने तो ये मन से निकाल लीजिए। मैं तो कभी नहीं सोचता हूं कि इसमें पेस्टिसाइड है, क्या है। अरे अंदर भगवान ने ऐसी व्यवस्था है, अगर जहर की बोतल यहां से पिएंगे तो आप नहीं मरेंगे। अगर यहां से गई और डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो गई, आप मर जाएंगे। अंदर इतने उन्होंने सिस्टम भगवान ने रखे हैं, यहां से जो भी कीटाणु वायरस पाइजन जाता रहता है, तुरंत अंदर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की। तो कोशिश करो, इनमें तो ना के बराबर है। और वो भी उसमें अंदर कितने विटामिन कंटेंट और पानी रहता है हर फल फ्रूट सलाद में, तो जो पेस्टिसाइड वो एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं, कुछ असर ही नहीं करते। तो आप बेहिचक से खाइए और भगवान का प्रसाद समझ के खाइए। बस खिलाफ बन रहा है, परमात्मा खिला रहा है। भगवान को भोग धरा के खाइए, बस भगवान को भोग लगाया तमाम, वो प्रसाद हो जाता है। उसके सारे जो है निगेटिव साइड से वो सब लो बीपी के लिए बताओ। लो बीपी के लिए भी लोशन ठीक है, और उसके लिए मुनका अच्छा है। और पेस्टिसाइड मुनका आग में नहीं चलाया तो पेस्टिसाइड कम होगा। हैं? पेस्टिसाइड वाली सब्जी को आग पे नहीं चला। हाँ, नहीं, आग पे नहीं करना। आग पे करेंगे तो और पेस्टिसाइड का जो अंदर था वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और तकलीफ बढ़ा देगा। कच्चा खाने से फायदा है। मुनक्का मुनका आप ले सकते हैं। कैसे दे बीपी हाँ, वो मुनका अच्छा है। कैसे भिगो खाने कैसे खाने की मनुका? हैं? बीपी के लिए मनुका कैसे खाने की? वो पानी में भिगो के, पानी में। अब आगे चलते हैं। अब ये आ गया ब्रेकफास्ट। अब आप आइए लंच में। लंच में क्या लेना? एक बड़ी भरी प्लेट, हर प्रकार का सीजनेबल सलाद। अभी कौन सी सीजन चल रही है? मूली है, टमाटर है, गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, इसको काट करके आप लीजिए। और इसके साथ अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न आपको ताकत देने वाला है। थोड़ा ही खाएंगे तो बार बार भूख नहीं लगेगी। अंकुरित अन्न में मूंग है, मोठ है, मूंगफली के दाने हैं, काले छोटे देसी चने हैं। इन चारों को भले एक साथ पानी में 12 घंटा भिगाइए और 12 घंटा गीले कपड़े में रखिए या पानी उसका निकाल दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने से ही विटामिन ई भरपूर हो जाती है। तो आप ये लिए, इसके साथ हरे धनिए की चटनी लीजिए। उसमें जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, तो उसमें अदरक या लहसुन डाल सकते हैं।
इसको टेस्टी बनाना है तो आप भले चाहें सेंधा नमक डाल दीजिए, चाहे काली मिर्च डाल दीजिए, चाहे आप नींबू का रस निचोड़ दीजिए, चाहे थोड़ा शहद मिला लीजिए, चाहे तो नीम की पत्ती डाल दीजिए, चाहे तो वो जीरा आता है वो डाल दीजिए, या नहीं तो इधर अपनी धरती बहन बनाती है चाट मसाला वो ले लीजिए, सब अच्छे। क्योंकि इनका एक ही काम रहता है, क्या? अंदर भेज देती है।